फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी के अंदर ये जो चैप्टर है हमारा आज का, दिस चैप्टर इज़ चैप्टर नंबर 4। सो चैप्टर नंबर 4, जो चैप्टर नंबर 4 है वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया था 1973 के केशवानंद भारती केस के अंतर्गत। केशवानंद भारती केस जो एक लैंडमार्क केस था, इस केस के अंतर्गत एक टर्म कॉइन किया गया जो कि था बेसिक स्ट्रक्चर। तो उस बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, और डिफरेंट टाइम पर, डिफरेंट टाइमलाइंस पर या पीरियड्स पर जो जो चीज़ें यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड हुई हैं उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द चैप्टर 3, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर अगर जो हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर आपको एक रिसेंटली अगर जो मैं बात करूँ, इन पॉइंट्स को हम देखने से पहले अगर जो मैं बात करूँ रिसेंटली जो आपकी प्रीवियस जिस टाइम पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इससे पहले बेसिकली हम बात करें दैट इज़ जस्ट अ मिनट 51 91 जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कौन थे? जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ या डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, तो इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को एक टर्म यूज़ किया था। इस बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्राइन है या इसकी जो नीति है बेसिक स्ट्रक्चर की, इसके लिए इन्होंने एक टर्म यूज़ किया था, दैट इज़ कॉल्ड एज अ नॉर्थ स्टार। ठीक है, तो ये टर्म बेसिकली आपको ध्यान रखना है, मे बी पॉसिबल ये आपके किसी एग्जाम में आपसे पूछा जाए। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने कहा था कि जो एपेक्स कोर्ट है बेसिकली रिसेंटली हुई है, उसके अंदर सेकुलरिज्म जो वर्ड है वो इंटीग्रेटेड है या बेसिकली इंटीग्रल है, पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, बट वो सब ठीक है, बट दिस पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं जो जुडिशियल इनोवेशन है, जो केशवानंद भारती केस 1973 के अंतर्गत आता है, जो हमने अभी इस पॉइंट के बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही बात करी थी। ठीक है, जुडिशरी एक लिमिटेशन पुट करता है किसके ऊपर? अमेंडिंग पावर, जो कि अमेंडेड पावर किसके अंतर्गत आती है? 368 आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो अमेंडिंग पावर है पार्लियामेंट के पास। ठीक है, उसमें एक लिमिटेशन को सेट करता है, और उस लिमिटेशन के अनुसार ये कहता है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते, या बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म नहीं कर सकते, या उसे चेंज नहीं कर सकते while amending the any article or any provision in the constitution. ठीक है, basic structure not explicitly defined in the constitution or by the parliament। ये जो basic structure है इसकी proper definition कहीं भी नहीं आपको देखने को मिलेगी, ना ही संविधान में कहीं मेंशन्ड है, ना ही पार्लियामेंट में, या फिर सुप्रीम कोर्ट की अगर जो मैं बात करूँ तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी है अब तक, स्टिल अब तक नहीं दी गई है। जिस टाइम पर 2025 की मैं बात करूं, अब तक भी यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर्ड हैं, बट बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अनक्लियर्ड आपको अभी भी देखने को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट अपनी बेसिकली कई बार कहा जाता है ना कि सिचुएशंस के हिसाब से चीज़ों को बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर डाल देता है। ठीक है, बट यहाँ पर एक प्रॉपर डिफाइंड या प्रॉपर पाथ लाइन या बाउंड्री यहाँ पर कोई सेट नहीं करी गई है कि ये चीज़ें आपकी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं या नहीं आती हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो बेसिक प्रिंसिपल जो प्रोनाउंस किया गया था एसआर बोमाई केस के अंदर। ठीक है, जो एसआर बोमाई केस हुआ था उसके अंदर कुछ टर्म्स बेसिकली आए थे, वो था एक सेकुलरिज्म टर्म यहाँ पर यूज़ किया गया था बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर, और चंद्र कुमार केस था जिसके अंदर जुडिशियल रिव्यू ये भी एक पार्ट है। देखिए यहाँ पर आपको दो चीज़ें मिलती हैं, जो सेकुलरिज्म जो टर्म है ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने एड ऑन किया कि ये भी एक आपका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और जुडिशियल रिव्यू ये भी आपका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये दोनों आते हैं चंद्र कुमार केस और एसआर बोमाई केस के तहत। बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्राइन है ये एक कंप्लीटली यूनिक टू इंडिया नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि एक भारत के अंदर ही ऐसा है, ये डिफरेंट कंट्रीज़ में भी आपको देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग पाकिस्तान और बांग्लादेश। केन्या ने भी ये डॉक्ट्राइन जो है 2021 के अंदर अप्लाई की थी। ठीक है, मतलब ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हार्म नहीं करेंगे, उसको अल्टर नहीं कर सकते, ये कॉन्सेप्ट केन्या ने रिसेंटली 2021 ने अडॉप्ट किया है। ठीक है, बाकी पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर भी ये चीज़ें चलती आ रही हैं। अब बात करते हैं इसका इवोल्यूशन कब होता है, किन किन केसेस के तहत
जो है बेसिक स्ट्रक्चर का इवोल्यूशन देखने को मिलता है। सबसे पहला केस आता है आपका शंकरी प्रसाद केस, जो 1951 के अंदर होता है। यहाँ पर पार्लियामेंट जो है अंडर आर्टिकल 368 के तहत उसके पास ये पावर है कि वो अमेंड कर सकती है इस केस के अंदर। केस में बेसिकली ये केस क्या कह रही है, केस में जो वर्डिक्स आ रही हैं वो आ रही हैं वर्डिक्स सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के तहत उसके पास ये अधिकार है कि वो अमेंड कर सकता है किसी भी पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी वो अमेंड कर सकता है। कौन? पार्लियामेंट अंडर 368। ये चीज़ यहाँ पर शंकरी प्रसाद केस में कही गई। उसके बाद ये कहा गया कि आर्टिकल 13 जिसके अंदर ऑर्डिनरी लॉज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अमेंड किए जा सकते हैं। मतलब ऑर्डिनरी लॉ जो है आर्टिकल 13 के अंदर वो अमेंड किए जा सकते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यहाँ पर अमेंड नहीं किए जा सकते। ये चीज़ भी यहाँ पर देखने को मिलती है। अमेंडमेंट अब्रिजिंग फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी वॉइड अंडर आर्टिकल 13। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है इन द केस ऑफ शंकरी प्रसाद केस 1951। इसके बाद अगला केस जो हमारा आता है वो आता है आपका गोलकनाथ केस। 51 के बाद हम बात करते हैं 67 की गोलकनाथ केस। इसमें सरकोनॉस्टिक नेचर आपको फंडामेंटल राइट्स का देखने को मिलता है, जो कि आपका इम्यूटेबल है। ठीक है, पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट, ये कहा जाता है। एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है सेकंड केस में कि पार्लियामेंट जो है, देखिए 51 के जो अमेंडमेंट था, कौन सा? शंकरी प्रसाद वाला। उसमें क्या था कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें भी अमेंडमेंट की जा सकती है, ये चीज़ कही गई थी। बट यहाँ पर क्या है, ये कहा गया कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लॉ अंडर आर्टिकल 13 किए जाएंगे। अमेंडमेंट वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स वॉइड अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 13। ये चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं गोलकनाथ केस के अंतर्गत। इसके बाद केस नंबर 3 आता है पार्लियामेंट रिस्पॉन्स 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है यहाँ पर। ठीक है, इसके तहत क्या होता है कि पार्लियामेंट कैन टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट, किसी भी फंडामेंटल राइट को ले सकता है अंडर आर्टिकल 368 सच एक्ट आर नॉट अ लॉ अंडर द आर्टिकल। जो आर्टिकल 13 के तहत लॉ नहीं है उसको ये ले सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर अभी तक देखने को मिल रही हैं 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। फिर केस आता है हमारा एक जो लैंडमार्क केस था, यहाँ से चीज़ें क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। यहाँ से बदलती हैं। ये है केस नंबर 4 केशवानंद भारती केस, जो 1973 का था। इसके अंदर जितने भी अभी तक के जजमेंट आ रहे हैं 1951 का, ठीक है, इसके बाद 1967 का जजमेंट था, फिर 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। तो इन सभी जजमेंट्स को यहाँ पर क्या किया गया, ओवर रूल्ड कर दिया गया। ये सारी चीज़ों को ओवर पास करते हुए ये जो गोलकनाथ का केस था, इस गोलकनाथ के केस की जजमेंट को यहाँ पर ओवर रूल्ड किया गया। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक टर्म कॉइन किया, बेसिकली ये जो वर्ड आता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ये चीज़ यहाँ पर डाली गई। और पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे बेसिक स्ट्रक्चर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट के पास ये अधिकार नहीं है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हटा सके। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स विच फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी टेकन अवे बाय द पार्लियामेंट। मतलब जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर का क्या पार्ट है, उसे हटाया नहीं जा सकता, किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। इसके बाद आती है 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें केप्ट इलेक्शन डिस्प्यूट, देखिए इलेक्शन डिस्प्यूट बिटवीन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ये बियॉन्ड द स्क्रूटनी ऑफ द इंडियन कोर्ट्स, ये सारी चीज़ें कोर्ट के दायरे से बाहर रखी गई हैं। मतलब अगर जो देखिए कोई डिस्प्यूट आता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट या इन लोगों के इलेक्शन में, तो वो चीज़ें कौन रिजॉल्व कर रहा है? वो इलेक्शन कमीशन कर रहा है रिजॉल्व उन चीज़ों को। उनको कोर्ट के अंदर नहीं रखा जाएगा, उनको उनसे दूर रखा जा रहा है। ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। देन हम बात करें आगे, इसके बाद आता है केस इंदिरा गांधी केस 1975। ये आपका 6th केस होगा। ये इनवैलिडेट कर देता है। ये जो 39th अमेंडमेंट था, अभी हमने जो बात करी थी लास्ट में, उसको इनवैलिडेट करता है। और ये प्रोविजन बियॉन्ड द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट इम्पैक्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जो बेसिकली ये केस था, ये केस आपके 39th अमेंडमेंट एक्ट को खारिज करने के लिए बनता है। फिर आपका एक लैंडमार्क केस आता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, और इसे आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, के टर्म्स में भी जाना जाता है।
इस केस के अंदर क्या होता है यहाँ पर बेसिकली अमेंडमेंट के अंतर्गत अमेंडमेंट जो होंगी वो आर्टिकल 368 के तहत करी जाएंगी। पहली चीज़, नो लिमिटेशन ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट पावर पर कोई लिमिटेशन नहीं लगाई जाएगी। नो अमेंडमेंट कैन बी क्वेश्चन इन कोर्ट, कोई भी अमेंडमेंट कोर्ट के अंदर क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें रहती हैं जो बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर को वापस से टच करने वाली या उसको हार्म करने वाली चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके बाद 76 के अंदर ये चीज़ें हुई थी, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। इसके बाद मिनर्वा मिल केस आ जाता है, ये आई थिंक 8 नंबर को केस होगा, मिनर्वा मिल केस 1980 का। यहाँ पर लिमिट कर दी जाती है अमेंडिंग पावर को, जो कि बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा रहता है। यहाँ पर दो फीचर्स ऐड किए जाते हैं, एक तो बेसिक लिस्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इसके अंदर जुडिशियल रिव्यू और बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वामन राव केस, जो कि 1981 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बेसिक स्ट्रक्चर वुड बी अप्लाइड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनेक्टेड आफ्टर 24 अप्रैल 1973। मतलब जो ये बेसिक स्ट्रक्चर की जो चीज़ें हैं इस केस के अंदर, ये चीज़ें कही गई कि भाई जो इस डेट है 24 अप्रैल 1973, इस डेट के बाद जो भी अमेंडमेंट हुई हैं वहाँ पर आपकी बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन जो है वो एप्लीकेबल होगी। उससे पहले जो भी चीज़ें हुई हैं वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये बेसिकली इन चीज़ों से लेकर आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपका इवॉल्व होता है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर या इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर इतना ही पार्ट है जो इम्पॉर्टेंट है, जिसे हमने डिस्कस किया है। दिस इज़ द चैप्टर 4, जो कि था आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।